की क्लास में हम आनुवांशिकी के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले यहाँ पे समझने की बात यह है, आनुवांशिकी कहते किसे हैं। आनुवांशिकी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो गुण जाते हैं उनको आनुवांशिकी कहते हैं। जैसे पेरेंट्स से बच्चों में गुण आते हैं, बच्चों में काफ़ी सारे गुण पेरेंट्स से ही आते हैं, तो वो आनुवांशिकी से ही आते हैं। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें व्यक्ति के आनुवांशिकी गुण तथा उनके स्थानांतरण का अध्ययन किया जाता है, उस शाखा को कहते हैं हम आनुवांशिकी। और आनुवांशिकी के पितामह हैं जॉन ग्रेगर मेंडल को कहा जाता है। ये एक ऑस्ट्रेलियाई वैज्ञानिक था। इसी ने सबसे पहले मटर के दानों पर रिसर्च करा था और रिसर्च करके बताया कि किस तरह से पेरेंट्स से बच्चों में माता पिता के काफ़ी सारे गुण ट्रांसफ़र होते हैं। आज हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है मानव में कैसे जीनों का ट्रांसफ़र होता है, उस चीज़ को हम यहाँ पे पढ़ेंगे। आनुवांशिकी को इंग्लिश में जीन कहते हैं। जॉन ग्रेगर मेंडल का हमें नाम याद रखना है। कई बार डायरेक्टली एमसीक्यू बनता है जॉन ग्रेगर मेंडल के बारे में कि आनुवांशिकी के पितामह किसे कहा जाता है, या फिर जेनेटिक के फादर किसे कहा जाता है। इस तरह क्वेश्चन बनता है तो उसमें आएगा जॉन ग्रेगर मेंडल। इसमें डीएनए का भी काफ़ी रोल होता है। डीएनए सभी जीवों का आनुवांशिकी पदार्थ है। वैसे मैं डीएनए को डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा। अभी यहाँ पे एक थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं डीएनए को भी, क्योंकि इसके बिना इस क्लास में काम भी नहीं चलेगा। डीएनए के माध्यम से ही गुणों का स्थानांतरण अगली पीढ़ी में होता है। जैसे माता पिता की लंबाई और माता पिता का रंग रूप, ये सारी चीज़ें गुणों में ही आती हैं जो माता पिता से बच्चों में ट्रांसफ़र होती हैं। आइरिस का कलर और भी बहुत सारी चीज़ें। तो डीएनए है जो यहाँ पे हमें सिंपल ये याद रखना है अभी डीएनए के बारे में। डीएनए एक आनुवांशिकी पदार्थ है। डीएनए की फुल फॉर्म है डाईऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल। अब जीन के बारे में देख लेते हैं। जीन क्या है? जीन किसी भी डीएनए की वह छोटी से छोटी इकाई है जो किसी विशेष गुण के लिए जिम्मेदार होती है। अब डीएनए के बारे में मैंने यहाँ पे एक संरचना बना रखी है। इस संरचना की सहायता से हम डीएनए को भी थोड़ा समझ लेंगे और फिर जीन को समझेंगे, फिर गुणसूत्रों को भी समझ लेंगे। जो डीएनए है वो अधिकांश जो कोशिकाएं होती हैं हमारी बॉडी में, उनके केंद्रक में होता है। ये संरचना है डीएनए की, एक सीढ़ी नुमा होती है इसकी संरचना, जो हमारी बॉडी सेल्स से बनी हुई है, कोशिकाओं से मिलकर बनी हुई है और अरबों खरबों कोशिकाओं से मिलकर बनी हुई है। हर एक कोशिका में एक केंद्रक होता है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, हमारी बॉडी की क्रियात्मक और संरचनात्मक जो इकाई है वो है कोशिका, सेल्स। और सेल्स में एक होता है न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक। यानी जैसे मान लो ये कोशिका है, सेल्स है, और इस सेल्स में बीच का पॉइंट है, इसे कहते हैं केंद्रक। ऐसे ही हमारी बॉडी में जो अरबों खरबों सेल्स हैं जिनसे हमारा शरीर का निर्माण हुआ है, उन हर एक सेल्स में एक न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर एक धागेनुमा संरचना होती है। वह धागेनुमा संरचना को ही गुणसूत्र कहते हैं। ये धागानुमा संरचना इस तरह से फोल्ड हुई होती है। जब इस संरचना को खोल के देखा गया वैज्ञानिकों द्वारा, तो इस तरह की ये
एक स्ट्रक्चर मिली और इस स्ट्रक्चर को नाम दिया गया डीएनए। जब इस डीएनए को हम फोल्ड कर देंगे तो इसकी संरचना इस तरह की बनेगी और इसे कहते हैं गुणसूत्र। अब इस गुणसूत्र में जो ये है न्यूक्लियस में, कोशिका की न्यूक्लियस में धागेनुमा संरचना है। प्रत्येक जो न्यूक्लियस है उसमें मनुष्य की न्यूक्लियस में 46 गुणसूत्र होते हैं, यानी कि 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। हर एक जो प्रजाति का जीव है उसमें सेम टू सेम गुणसूत्रों की संख्या होती है। जैसे मनुष्य है, मनुष्य में हर एक सेल्स के केंद्रक में 23 जोड़ी गुणसूत्र मिलते हैं, यानी कि 46 गुणसूत्र मिलते हैं। जितने भी मनुष्य हैं, कुछ अपवाद होते हैं जिनमें किसी में 45 गुणसूत्र होते हैं, किसी में 47 गुणसूत्र होते हैं, उनको भी हम देखेंगे। लेकिन सामान्य रूप से जितने भी मनुष्य हैं उनमें 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं और वो गुणसूत्र हमारी जो अरबों खरबों कोशिकाएं हैं, कोशिका के हर एक केंद्रक में धागेनुमा संरचना होती है और उसी में 23 जोड़ी ये गुणसूत्र होते हैं। वो धागानुमा संरचना, जैसे ये हमारी कोशिका है, कोशिका, ये कोशिका मान लो, ये कोशिका का केंद्रक है, इसमें इस तरह से धागेनुमा संरचना होती है। ये धागानुमा संरचना है, इसी को कहते हैं हम गुणसूत्र। और इंग्लिश में इसे कहते हैं क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स और गुणसूत्र एक ही बात है। जब ये है जो ये गुणसूत्र हैं एक सेल्स के केंद्रक में, ये हर एक सेल्स की केंद्रक में 23 जोड़ी गुणसूत्र हैं, यानी कि 46 गुणसूत्र हैं हर एक कोशिका की सेल्स में। ये हमें याद रखना है। जब इस धागेनुमा संरचना को खोल के देखा गया, वो इस तरह की सीढ़ी नुमा एक लंबी संरचना थी और इसी संरचना को नाम दिया गया वैज्ञानिकों द्वारा डीएनए। डीएनए की संरचना को और डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और जो ये डीएनए है इसमें एक स्पेसिफिक जैसे जगह है, जैसे मान लो कि एक ये जगह है स्पेसिफिक इसकी और एक मान लो यहाँ ले ली, उस तरह इसमें बहुत सारी जगह हैं। इनको कहा जाता है जीन। जैसे ये है जीन, ये हमारी बॉडी में किसी एक विशेष करैक्टर के लिए जिम्मेदार माना जाता है। एक डीएनए में करीब 30,000 जो जीन्स हैं वो बताए जाते हैं। इस तरह से हमारी बॉडी में बहुत सारे डीएनए हैं और उन डीएनए में बहुत सारे जीन्स हैं। हर एक जीन्स हर एक करैक्टर के लिए जिम्मेदार माना जाता है। ये तो बात हो गई गुणसूत्र की, डीएनए की और जीन की। ये आप लोगों के अच्छे से समझ में आ गया होगा। समझ में अगर नहीं आया हो तो वीडियो को दोहरा के देख सकते हैं। अब हम यहाँ पे इस वीडियो में जीन के बारे में पढ़ रहे थे और जीन में भी मनुष्यों के जीनों के बारे में। जैसे कुत्ता है, इसमें जीनों की संख्या अलग होती है। हाथी है, घोड़ा है, इन सब में जीनों की संख्या अलग अलग होती है। लेकिन जितने भी हाथी हैं उनमें जीनों की संख्या समान होगी, जितने भी घोड़े हैं उनमें जीनों की संख्या समान होगी। उसी तरह जितने भी मनुष्य हैं उनमें इन गुणसूत्रों की संख्या समान होगी। जितने भी घोड़े हैं उनमें गुणसूत्रों की संख्या सारे घोड़ों में समान होगी। जितने भी मनुष्य हैं उनमें हर मनुष्य में 23 है, तो सारे मनुष्यों में 23 गुणसूत्र होंगे। लेकिन कुछ अपवाद भी होते हैं, उनको भी हम देखेंगे। वो डिजीज की कंडीशन में आ जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे मनुष्यों में कुल
46 गुणसूत्र मैंने बताए हैं, उन गुणसूत्रों से जुड़ी हुई कुछ बीमारियों के बारे में। अब ये 46 गुणसूत्र हैं जो, इनमें भी 44 गुणसूत्र यानी कि 22 जोड़ी गुणसूत्र जो होते हैं उन्हें कायिक गुणसूत्र कहते हैं, और 2 गुणसूत्र यानी 1 जोड़ी गुणसूत्र उन्हें सेक्स क्रोमोसोम्स यानी सेक्स गुणसूत्र या फिर लैंगिक गुणसूत्र भी कहते हैं। 23 जो गुणसूत्र हैं इनको हम 2 कैटेगरियों में बांटेंगे, एक तो ऑटोसोम्स और दूसरा सेक्स क्रोमोसोम्स। ऑटोसोम्स जो होते हैं ये हमारी बॉडी के निर्माण में सहायक होते हैं, और सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं ये हमारे लिंग का निर्धारण करते हैं, फीमेल अथवा मेल। कायिक गुणसूत्र होते हैं जो, ये 44 होते हैं, और सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं ये 1 जोड़ी होते हैं यानी कि 2। अब ये कायिक गुणसूत्र हैं, इनको हम 1 से 44 तक संख्या में दर्शाते हैं, और जबकि सेक्स क्रोमोसोम है इनको XY मेल में और XX फीमेल में इस तरह से इनको दर्शाते हैं। ये ही जो गुणसूत्र हैं ये निर्धारित करते हैं मेल है अथवा फीमेल है, और ये 46 गुणसूत्र हैं जो, यही एक पेरेंट से बच्चों में जो जाते हैं यही गुणसूत्र होते हैं, और ये बहुत सारी जानकारियां लेके बच्चे में जाते हैं। अब इनसे 46 गुणसूत्र से, जैसे पिता से 23 गुणसूत्र आते हैं और माता से 23 गुणसूत्र आते हैं, यानी कि पेरेंट्स से, 2 पेरेंट्स से, उनसे आधे आधे गुणसूत्र बच्चे में कॉपी होके आते हैं, तभी बच्चे में 46 गुणसूत्र आते हैं। उसमें माता के भी कुछ करैक्टर्स होते हैं बच्चे में, और कुछ पिता के भी करैक्टर्स होते हैं। कायिक गुणसूत्र हैं जो 22 जोड़ी, इनसे जुड़ी हुई बीमारियों के बारे में हम पढ़ेंगे। इनमें जो डिसऑर्डर्स आ जाते हैं उनको हम पढ़ेंगे, और फिर हम पढ़ेंगे सेक्स क्रोमोसोम्स में जो डिसऑर्डर्स आ जाते हैं, इनकी वजह से जो बीमारियां होती हैं उन्हें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स से जुड़ी हुई बीमारियां। आप भी लिखते चलें, जिन चीज़ों को मैं बोल रहा हूं उनको भी अपने रजिस्टर में बाकायदे अच्छे से नोट्स बनाते जाएं। बस वीडियो को खाली एक मूवी की तरह देखना नहीं है, अगर हमें अच्छी तैयारी करनी है तो मेहनत भी हमें ही करनी पड़ेगी। जो हमने अपने रजिस्टर, जो मैं बोल रहा हूँ उसको अपने रजिस्टर में अच्छे से उतारें पॉइंट टू पॉइंट, और फिर उसको याद भी करें। क्लास जैसे पूरी होती है उसके बाद तुरंत एक बार जो रजिस्टर में लिखा है उसको रिवाइज करें और याद करते हुए आगे बढ़ें। अब सेक्स क्रोमोसोम से जुड़ी हुई बीमारियों में सबसे पहले हम पढ़ेंगे ट्रांसजेंडर। ट्रांसजेंडर का आपने कई बार नाम सुना होगा, लेकिन बहुत से बच्चों को पता नहीं होगा ट्रांसजेंडर किसे कहते हैं। ट्रांसजेंडर उसे कहते हैं जब जन्म के समय बच्चे को जो लिंग मिला, फीमेल का अथवा मेल का, और उसमें बाद में कुछ उसने चेंज करवा दिया, तो उसी को कहते हैं ट्रांसजेंडर। यानी प्राकृतिक रूप से, नेचुरल रूप से जन्म के समय जो लिंग था मेल का या फीमेल का, अगर बाद में वो बदलवा दिया जाता है तो उसे ही हम ट्रांसजेंडर कहते हैं। दूसरे नंबर पर है ट्रांसजेंडर। आजकल लिंग चेंज करवाया जा सकता है, तो बहुत सारे लिंग्स चेंज करवाते भी हैं कुछ लोग, वो ट्रांसजेंडर की कैटेगरी में आ जाता है। और दूसरे नंबर पर है LGBT। LGBT है गे, लेस्बियन, बाई, ट्रांससेक्सुअल।
ये होते हैं जो ये सेम सेक्स वाले के प्रति अपनी रुचि दिखाते हैं। इनको जो इंटरेस्ट होता है सेम सेक्स वालों में होता है। इसके बाद है सुपर फीमेल। सुपर फीमेल में 44 गुणसूत्र, ये हमें याद रखना है। सुपर फीमेल में 44 गुणसूत्र तो सेम होते हैं, और जो लिंग का निर्धारण करते हैं उसमें अगर फीमेल होगी तो XX होगा, अगर मेल होगी तो एक X होगा एक Y होगा, जबकि सुपर फीमेल में 3 X आ जाते हैं, तो ये टोटल 47 गुणसूत्र हो जाते हैं। इस स्थिति में जो बच्चा पैदा होगा वो मंद बुद्धि पैदा होगा और उसमें कई सारी बीमारियां होंगी, उसकी उम्र भी ज़्यादा नहीं होगी। उसी तरह सुपर मेल है। सुपर मेल में 44 गुणसूत्र प्लस X और डबल Y आ जाता है। इसमें भी वही स्थितियां बनती हैं, कई बीमारियां होती हैं इसमें एक साथ, और इसकी मृत्यु हो जाती है। ये मंद बुद्धि भी रहता है। फिर है सीमेल। सीमेल में 44 प्लस डबल X Y ये गुणसूत्र होते हैं। सीमेल में स्तन ग्रंथियों का विकास होता है, आवाज फीमेल के जैसी होती है, और जबकि लिंग इसमें मेल का होता है Y की वजह से, Y गुणसूत्र की वजह से। ये बात हमें याद रखनी है। इसे क्लिनफिल्टर सिंड्रोम भी कहते हैं, और इसमें कई बीमारियां होती हैं। जहाँ पे सिंड्रोम आ जाता है, सिंड्रोम मीन्स एक साथ उसमें कई बीमारियां होती हैं। और आगे है इसमें कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया, यह भी सिंड्रोम है। हम इन दोनों को बाद में पढ़ेंगे, पहले इनको देख लेते हैं। कायिक गुणसूत्र में परिवर्तन से होने वाली बीमारियां। कायिक गुणसूत्र 44 थे, यानी कि 22 जोड़ी। अब इनसे कौन कौन सी बीमारियां होती हैं वो हमें याद रखनी है, डायरेक्ट MCQ में पूछ लिया जाता है। डाउन सिंड्रोम। जो कायिक गुणसूत्र हैं ये 44 गुणसूत्र होते हैं। 44 गुणसूत्रों में ही कुछ ना कुछ कमी होती है, ठीक है। जैसे डाउन सिंड्रोम है। डाउन सिंड्रोम 21वें गुणसूत्र में ट्राइसोमी हो जाता है, यानी कि 21वां गुणसूत्र एक जोड़ी होता है, उसमें एक गुणसूत्र एक्स्ट्रा आ जाता है, तो टोटल 47 गुणसूत्र हो जाते हैं इसमें भी, इस बीमारी में, डाउन सिंड्रोम वाली बीमारी में। इसे मैंगलोइड सिंड्रोम भी कहते हैं। मैंगलोइड सिंड्रोम इसे कहते हैं। चाइना के उत्तर में एक देश है मंगोलिया। मंगोलिया वालों की जो नाक है वो यहाँ से चपटी होती है, कान छोटे होते हैं, और आंखें थोड़ी पुतलियां अंदर की तरफ होती हैं। तो जिसको डाउन सिंड्रोम बीमारी होगी वो मंगोलियाई लोगों की तरह दिखाई देगा, इसलिए इसको डाउन सिंड्रोम कहते हैं। इसके बाद में एक एडवर्ड सिंड्रोम है। एडवर्ड सिंड्रोम 18वें गुणसूत्र में ट्राइसोमी के कारण होता है। ट्राइसोमी का मतलब है कि एक गुणसूत्र उसमें एक्स्ट्रा जुड़ जाता है, यानी एडवर्ड सिंड्रोम में भी 47 गुणसूत्र, कुल में 47 गुणसूत्र हो जाते हैं। होने चाहिए थे 46, लेकिन एडवर्ड सिंड्रोम में 47 गुणसूत्र हो जाते हैं, एक गुणसूत्र बढ़ जाता है। उसी तरह एक है तीसरे नंबर पर पटाउ सिंड्रोम। पटाउ, अब देखो यहाँ पर भी सिंड्रोम आ रहा है। सिंड्रोम का मतलब है उसको कई सारी बीमारियां एक साथ होंगी। पटाउ सिंड्रोम 13वां नंबर का गुणसूत्र है, उसमें ट्राइसोमी हो जाती है। ट्राइसोमी का मतलब मैंने आपको बताया ही है अभी
कि एक गुणसूत्र एक्स्ट्रा जुड़ जाता है इसमें। तो 13वें गुणसूत्र में ट्राइसोमी हो जाती है। तो बच्चे का ऊपर का होठ कटा हुआ आता है। आप लोगों ने ये देखा भी होगा, कई बच्चों का जब जन्म होता है तो उनका ऊपर का होठ कटा हुआ होता है, हालांकि उसको ऑपरेशन के द्वारा सही कर दिया जाता है। उसे पटाउ सिंड्रोम कहते हैं। चौथे नंबर पर है क्राइडो-चैट सिंड्रोम। क्राइडो-चैट सिंड्रोम है जो, ये 5वें गुणसूत्र में एक शाखा कटी हुई होती है, तो उसके कारण क्राइडो-चैट सिंड्रोम होता है। बच्चे में कई बीमारियां हो जाती हैं, और जब भी बच्चा रोएगा क्राइडो चैट सिंड्रोम में, जो बच्चा इस बीमारी से ग्रसित है वो रोएगा तो जैसे बिल्ली रोती है उस तरह से इसकी रोने की आवाज आएगी। अब यहाँ पे एक चीज आई है कि 5वें गुणसूत्र की एक शाखा कट जाती है। ये इस तरह कट जाती है जैसे XY, इसका ये हिस्सा यहाँ से कट गया है, ऐसे कट लग जाती है इसमें, तो इसी को कहते हैं क्राइडो-चैट सिंड्रोम। हमें ये याद रखना है, इसमें बच्चे की जो आवाज है वो बिल्ली के रोने जैसी आवाज होती है जब बच्चा रोएगा। तो ऐसा भी MCQ बन सकता है इसमें, 5वें गुणसूत्र की वजह से कौन सी सिंड्रोम होता है। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे जो मैंने बताया था कलर ब्लाइंडनेस के बारे में और हीमोफीलिया के बारे में। ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है बोर्ड पे, इसको तो आप रजिस्टर में उतार ही लें, और जो मैंने चीज़ें काफ़ी सारी बोली हैं उनको भी आप लिखते जाएं। अब हम पढ़ेंगे कलर ब्लाइंडनेस के बारे में। ये मैं मिटा रहा हूँ, मिटाने के बाद हम समझेंगे आगे। कलर ब्लाइंडनेस जो है, इसमें जो बच्चा इससे ग्रसित होगा कलर ब्लाइंडनेस से, ये एक जेनेटिक बीमारी है, मतलब पेरेंट से बच्चों में आती है कलर ब्लाइंडनेस, और ये X गुणसूत्र की वजह से आती है। Y गुणसूत्र का इसमें कोई रोल नहीं होता है कलर ब्लाइंडनेस में। और ये जो कलर ब्लाइंडनेस है सेक्स क्रोमोसोम्स की कैटेगरी में आती है। कलर ब्लाइंडनेस वाला जो बच्चा है, ये मेल में भी हो सकती है, फीमेल में भी हो सकती है। इसमें वो बच्चा लाल कलर, हरा कलर और नीला कलर में भेद नहीं कर पाता है। ये बात हमें याद रखनी है। कलर ब्लाइंडनेस वाला जो बच्चा है तो लाल, नीला और हरा कलर में भेद नहीं कर पाता है, और X गुणसूत्र की वजह से, X गुणसूत्र में कमी रह जाती है कोई, उसकी वजह से ये बीमारी होती है। और एक बात और लिखनी है, कलर ब्लाइंडनेस की जो रोग है उसकी वाहक X गुणसूत्र होता है। मोस्टली फीमेल जो है वो मानी जाती है वाहक, क्योंकि ज्यादा चांस उसी में होते हैं, डबल X होता है उसके पास में, फीमेल के पास। वर्णांधता इसको हिंदी में कहते हैं, COLOURBLIND, कलर ब्लाइंडनेस। इसके बारे में हम समझेंगे। जैसे ये
माता पिता से बच्चे में आता है, माता को कलर ब्लाइंडनेस है। अब इनसे जो बच्चा होगा उस बच्चे में कलर ब्लाइंडनेस होगा या नहीं होगा वो चीज हम देखेंगे। एक्स का संकरण इससे होगा। पहली जो लड़की होगी उसमें कलर ब्लाइंडनेस नहीं होगा। जो लड़का होगा उसमें कलर ब्लाइंडनेस होगा। अब यहाँ पे इस एक्स में कलर ब्लाइंडनेस था तो ये बच्चे में आ गया कलर ब्लाइंडनेस। दो दो बार इनका संकलन होगा ना, ऐसे कर लेते हैं। कलर ब्लाइंडनेस की एक बात और है, अगर इसमें वाहक माता है तो अब जैसे ये है माता में कलर ब्लाइंडनेस है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ये कलर नीला, लाल और हरे में डिफरेंस कर पाएगी क्योंकि इसके पास में दूसरा एक्स सेफ है, दूसरा एक्स इसमें काम कर पाएगा, इसकी वजह से इसको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर इसमें भी कलर ब्लाइंडनेस होता इस एक्स पर भी, तब इसको दिक्कत आती कलर में डिफरेंशिएट करने में। और लड़के के पास एक एक्स ही है, अगर इसमें कलर ब्लाइंडनेस हो गया तो लड़का कलर में भेद नहीं कर पाएगा लाल, हरा और नीला में। अब जैसे ये एक्स है जो इसका संकरण होगा एक बार इस एक्स से, तो यहाँ पे लड़की होगी, लड़की में कलर ब्लाइंडनेस नहीं होगा। फिर इसका संकरण होगा इससे, ये लड़का है ये भी सेफ है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ये एक्स है इसमें कलर ब्लाइंडनेस है, इसका इससे होगा, तो इसमें कलर ब्लाइंडनेस तो नहीं होगा लेकिन ये वाहक बन गई। कलर ब्लाइंडनेस इसमें जब होता जब दोनों एक्सों पे कलर ब्लाइंडनेस की स्थिति बनती। अभी ये सिर्फ वाहक है माता की तरह, ये इसको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये कलरों में डिफरेंस कर पाएगी। फिर इसका संकलन इससे हम करवाएंगे। यहाँ पे x कलर ब्लाइंडनेस आ गया और y, जो ये लड़का है इस लड़के में कलर ब्लाइंडनेस होगा। ये लाल, नीला और हरा इन कलरों में इसको समझ नहीं आएगा, कलर में अंतर समझ नहीं आएगा, कौन सा लाल है, कौन सा नीला है और कौन सा हरा है, क्योंकि इस बेचारे के पास एक ही एक्स था और वो ही कलर ब्लाइंडनेस से ग्रसित हो गया। जबकि यहाँ पे इसके पास एक एक्स सेफ है तो ये इसमें वर्ण अंधता नहीं होगी, ये वाहक जरूर बनेगी। आगे जो बच्चे होंगे उनमें किसी न किसी को कलर ब्लाइंडनेस जरूर होगा, और ये जो बच्चे हैं इनमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम दूसरी स्थिति पढ़ेंगे। इसमें तो हमने देखा जब माता वाहक है, माता अगर वाहक है तो अगर हम इनको 25-25% माने तो 25% चांस है कलर ब्लाइंडनेस का लड़के का, और एक वाहक होगी 25%। अब हम देखेंगे दूसरी स्थिति, इसको उतार ले जो मैंने लिखा है।
यहाँ पे हम ले रहे हैं अगर माता कलर ब्लाइंडनेस की बीमारी से पीड़ित है, यहाँ पे दोनों एक्स पे कलर ब्लाइंडनेस आ रहा है ना, तो ये माता कलरों में डिफरेंस नहीं कर पाएगी। कौन कौन से कलरों में? लाल, हरा और नीला में। अब इनका संकरण करवाते हैं। एक्स सी एक्स सी, सी का मतलब यहाँ पे कलर ब्लाइंडनेस है, और जो इसका पति है उसमें कोई शिकायत नहीं कलर ब्लाइंडनेस की। अब इनका संकरण हम करवा देते हैं। यहाँ पे आ जाएगा एक्स सी और एक्स। अब ये जो बच्ची है ये कलर ब्लाइंडनेस की वाहक है, वैसे ये डिफरेंस कर पाएगी कलरों में। इसका हम इससे करवा देते हैं। यहाँ पे जो लड़का हुआ है उसमें कलर ब्लाइंडनेस हो जाएगा, ये डिफरेंस नहीं कर पाएगा। अब इसका इससे करवा देते हैं और इसका इससे। अगर माता में कलर ब्लाइंडनेस की बीमारी है तो उससे जितने भी लड़के होंगे, लड़के सारे कलर ब्लाइंडनेस की बीमारी से पीड़ित होंगे, जबकि जितनी भी लड़कियां होंगी वो कलर ब्लाइंडनेस की वाहक होंगी। आई बात समझ में? क्योंकि यहाँ पे लड़की है ये वाहक है, यहाँ लड़का है इसके पास एक ही एक्स था तो ये पीड़ित हो गया कलर ब्लाइंडनेस से, और यहाँ पे लड़की है, दो एक्स है ना इसमें, इसलिए लड़की है, इसमें एक एक्स सेफ है तो इसलिए ये कलर ब्लाइंडनेस की वाहक है। और ये लड़का है इसके पास एक ही एक्स है और वो ही कलर ब्लाइंडनेस से पीड़ित है, तो ये इसमें बीमारी हो जाएगी कलर ब्लाइंडनेस की। अब हम दूसरी स्थिति देखेंगे, इसको भी जल्दी से उतार लें। क्वेश्चन है, अगर माता कलर ब्लाइंडनेस की वाहक है और पिता कलर ब्लाइंडनेस की बीमारी से पीड़ित है तो होने वाले बच्चों में कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज बनती है। इनको हम दो कैटेगरीज में बांट लेते हैं। जो लड़की होगी वो कलर ब्लाइंडनेस है यहाँ पे, इसका इससे करवाएंगे। लड़का भी कलर ब्लाइंडनेस होगा, इसका इससे। यहाँ पे ये जो लड़की है कलर ब्लाइंडनेस है, ये रंगों में डिफरेंस नहीं कर पाएगी। लड़का है ये भी कलर ब्लाइंडनेस है, जबकि ये लड़की है ये कलर ब्लाइंडनेस की वाहक है और ये लड़का सेफ है। उसी तरह आप और भी क्वेश्चन इसमें बना सकते हैं। अब यहाँ पे जैसे इसको भी कलर ब्लाइंडनेस कर दो तो उस स्थिति में आप करके देखें। उसी तरह हीमोफीलिया है, जैसे मैंने यहाँ पे सी लिखा है ना कलर ब्लाइंडनेस, उसी तरह यहाँ पे एच लिख लेना, तो क्रॉस करवा के देख लेना जो जो स्थितियां बनती हैं तो आपका क्वेश्चन उनसे बन जाएगा। हीमोफीलिया है जो, इसमें रक्त का थक्का नहीं बनता है। जैसे कलर ब्लाइंडनेस में कलरों का डिफरेंस नहीं कर पाता है, और हीमोफीलिया में जिस व्यक्ति को हीमोफीलिया है, हीमोफीलिया भी एक्स क्रोमोसोम पर ही होता है, वाई क्रोमोसोम पे नहीं होता है, यानी माता ही इसकी भी वाहक होती है। और हीमोफीलिया में जो रक्त है उसका थक्का नहीं बनता है, कोई कट गया कहीं से ब्लड निकलने लग गया तो समय पे नहीं बन पाता है, बहुत लेट रक्त का थक्का बनता है, ये बात हमें याद रखनी है। और हीमोफीलिया से भी उसी तरह क्रॉस करवा के देख लेना, ये एच क्रोमोसोम्स की वजह से ही बीमारी होती है। अगर आपके फिर भी हीमोफीलिया समझ में नहीं आया है तो कमेंट करके आप मुझे बता देना, फिर मैं एक वीडियो में इसे समझा दूंगा।
तो बने रहिए मेरे YouTube चैनल पे और इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू। मिलते हैं किसी नई वीडियो में।